जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है वो तीनों शिफ्टों का, पहली, दूसरी और तीन शिफ्टों का मैं एनालिसिस लेके आया हूं। जीके के कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, आइए उनको डिस्कस करते हैं। और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका एग्जाम जो भी शिफ्ट में हो, आप इसको एक बार देख के जाइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आपको सटीक जानकारी मिल जाए। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या पूछा गया। दोस्तों, पहला प्रश्न था आपका, भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है। भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में आता है, तो ये हमें बताना है। तो अगर दोस्तों एनसीईआरटी की बात करूँ, ये सीधा मैंने एक कट लगाया है एनसीईआरटी का। तो इसमें एनसीईआरटी ने कहा है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो बाकी जो आपका ऑप्शन रहा होगा उसके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में आता है, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में आता है भारत। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत का एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का एरिया है। और भारत का एरिया वैश्विक एरिया का कितना प्रतिशत है, तो आप याद रखना, भारत का एरिया वैश्विक एरिया का 2.4% है। और भारत में विश्व की 17.5% आबादी निवास करती है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका सही जवाब होगा। अश्वघोष किसका दरबारी कवि है। दोस्तों, अश्वघोष से प्रश्न आया था कि अश्वघोष किसका दरबारी कवि था। दोस्तों, कनिष्क का दरबारी कवि था अश्वघोष। और अश्वघोष द्वारा बुद्धचरित जो कि एक महाकाव्य है वो लिखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा, अश्वघोष किसका दरबारी था, कनिष्क का। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कनिष्क जो है ये कौन से वंश का राजा है, दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश का राजा है। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कभी। और इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। तो कनिष्क जब गद्दी पर बैठता है तो ये अपनी गद्दी के बैठने के उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत करता है 78 ईस्वी में। और कनिष्क के टाइम में जो बौद्ध धर्म था ये दो शाखाओं में बैठा था, एक महायान और एक हीनयान। तो चौथी बौद्ध परिषद में कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बैठा था, हीनयान और महायान। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपसे और पूछेगा कि कनिष्क जो है इसने भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था, तो वो दोस्तों कनिष्क था। आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा पूछा गया, स्टार्टअप इंडिया। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन पॉइंट कहाँ हो सकता है। देखो, स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2015 को, लेकिन ये शुरू कब की गई थी, 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू कर दी गई और इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2015 को। और ये कौन सा मंत्रालय के अधीन है, दोस्तों स्टार्टअप इंडिया भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है इसके अधीन एक पहल है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बास्केटबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, बास्केटबॉल में नेट की ऊंचाई होती है 10 फीट या 3.05 मीटर। 10 फीट या 3.05 मीटर। क्लियर है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों, बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका के मैसाचुसेट स्प्रिंगफील्ड में हुई थी। स्प्रिंगफील्ड में एक वो थे शारीरिक शिक्षा के टीचर जिनका नाम था जॉन नाइस्मिथ। इस नाम को रट के जाना बिल्कुल, ये क्वेश्चन जल्दी आपको एग्जाम में मिलेगा कि जॉन नाइस्मिथ ने कौन से खेल की खोज की थी। तो दोस्तों, जॉन नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल को बनाया था। तो ये आप याद रखिएगा, ये कहाँ के थे, कनाडा के थे। जॉन नाइस्मिथ कनाडा के हैं और इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बास्केटबॉल होती है इसका आकार कितना होता है, मतलब मैदान का आकार, दोस्तों बास्केटबॉल का आकार आयताकार होता है। और इसकी अगर लंबाई पूछे आपसे तो लंबाई होती है 28 मीटर और चौड़ाई होती है आपकी 15 मीटर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बास्केटबॉल के मैदान की माप कितनी है, तो 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई। और अगर आपसे पूछे दोस्तों बास्केटबॉल में जो रिम होती है ना, रिम जो बकेट होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, वो 46 सेंटीमीटर की होती है। बास्केटबॉल की रिम का आकार 46 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ी देखो, टोटल खिलाड़ी होते हैं परंपरागत रूप से 12, लेकिन अब आप कहोगे सर 5 आते हैं। बिल्कुल, टोटल खिलाड़ी 12 होंगे, लेकिन मैदान में कितने खिलाड़ी उतरते हैं, वो 5 खिलाड़ी उतरते हैं बास्केटबॉल में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। और महिलाओं के जो ओलंपिक था, मतलब महिलाओं की बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, 1976 में। ये भी आप याद रखें। तो बास्केटबॉल का जनक जरूर याद रखना, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। क्लियर हुआ। इसकी ऊंचाई कितनी होती है नेट की, 3.05 मीटर। नेक्स्ट क्या पूछा गया दोस्तों आपसे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी और इसका मॉडल था महाल नोबिस मॉडल।
महालनोबिस मॉडल। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें उद्योगों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और इसमें उद्योगों को हमने कितनी श्रेणी में बांटा था? 3 श्रेणी में। दोस्तों 3 श्रेणी क्या थी? 3 श्रेणी थी कि पहली पब्लिक सेक्टर, दूसरा आपका प्राइवेट सेक्टर और तीसरा पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों। तो ये आपका 3 सेक्टर थे, आपके तीनों आपको याद रखने हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया दोस्तों सागरमाला प्रोजेक्ट ये क्या है? तो भारत सरकार की कौन सी योजना जहाज़ों के आधुनिकीकरण से संबंधित है? दोस्तों वो है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। ये भारत में जो ये कुल जो हमारी सीमा है, जलीय सीमा, वो कितनी है आपकी टोटल? दोस्तों टोटल जलीय सीमा भारत की 7516.6 किलोमीटर। इतनी सीमा में भारत में क्या बनेंगे? जहाज़ों का विस्तार किया जाएगा, उनको विकास किया जाएगा और इसी योजना का नाम था सागरमाला प्रोजेक्ट। तो ये आप याद रखना 2015 में आया था। दोस्तों अगर आपसे पूछे भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में जो राजमार्ग बनते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके विकास से संबंधित है भारतमाला प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ? एक आपसे पर्वतमाला भी पूछेगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है? दोस्तों भारत सरकार रोपवे का निर्माण करवा रही है। उड़न खटोले जो होते हैं रोपवे, तो रोपवे का निर्माण करवाने के लिए जो दुर्गम इलाके जहाँ पे पहुँचना आसान नहीं होता, तो ऐसे इलाकों को कनेक्टिविटी देगी भारत सरकार पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत। रोपवे उड़न खटोले का निर्माण करेगी। याद रखना, इसके बारे में पूछ सकती है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है आपका? वो है आपका मतलब बंदरगाहों के पुनर्विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? ये तो हो गया आपका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना किस देश से ली गई है? दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूछी गई है, याद रखना, ब्रिटेन के संविधान से। अगर पूछता है न्यायिक समीक्षा, दोस्तों न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई? न्यायिक समीक्षा ली गई है अमेरिका के संविधान से। याद रखना, न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगर आपसे पूछे दोस्तों संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, तो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन के संविधान से। और आपसे पूछा जाए कि रिट वर्ड जो हमने लिया वो कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो वो है आपका ब्रिटेन से। क्लियर हुआ? तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, चांगलो। चांगलो किस राज्य का नृत्य है? ये पूछा गया दोस्तों चांगलो कहाँ का है? तो चांगलो है आपका नागालैंड का नृत्य है। चांगलो नागालैंड का नृत्य है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों नागालैंड को द लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए द लैंड ऑफ फेस्टिवल किस राज्य को कहा गया? तो द लैंड ऑफ फेस्टिवल नागालैंड को कहा जाता है। और नागालैंड का एक नाम और भी है, द लैंड ऑफ वॉरियर। द लैंड ऑफ वॉरियर, योद्धाओं की भूमि किसे कहा गया? तो भारत में जो नागालैंड है इसे योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, नागालैंड कब बना था दोस्तों? नागालैंड बना था आपका 1 दिसंबर 1963 को। और 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, मतलब 10 दिन तक एक त्यौहार होता है हॉर्नबिल। इस त्यौहार को आप रट के जाना, हॉर्नबिल त्यौहार कब कितने दिन तक होता है? 10 दिन तक। और इसे उत्सवों का उत्सव, मतलब फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। दोस्तों नागालैंड का एक त्यौहार याद रख के जाइएगा, एहोलिंग। एहोलिंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में एहोलिंग त्यौहार होता है। और एक होता है आपका एहोलिंग होता है मोआत्सु। मोआत्सु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मोआत्सु फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में, ये भी आप याद रखिएगा। तो चांगलो डांस पूछा गया आपसे, नागालैंड का डांस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आया दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र। देखो एल्केन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंध में बंधित होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये पूछा गया था आपसे एल्केन का सूत्र, तो आप याद रखना, इसमें एकल बंध होता है और इनका दूसरा नाम क्या है? पैराफिन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे क्या होते हैं आपके एल्कीन होते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन होते हैं CnH2n। और एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2। H2n-2 ये होते हैं आपके एल्काइन। H2n-2 ये एल्काइन होते हैं और ये एल्कीन होते हैं। क्लियर हुआ? तो एल्केन का सूत्र पूछा गया था, जैसे मैथेन हो गया आपका, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इस तरह की चीज़ें पूछी गई थी आपसे। नेक्स्ट आपका कौन सी सूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? दोस्तों कौन सी सूची है? तो वह आपकी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है ये हमारी किससे संबंधित है? इसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। संघ सूची दी गई है, संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों संघ सूची में कितने विषय हैं आज के समय? तो 100 विषय हैं, लेकिन पहले कितने थे? 97 थे। उसके बाद में राज्य सूची में कितने हैं? 61 हैं। और आपसे पूछे समवर्ती सूची में कितने? 52। तो ये वर्तमान में इतने इतने विषय हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का यह त्योहार कौन सा है जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में कौन सा त्योहार है? तो वह आपका खर्ची पूजा, और खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा। और त्रिपुरा का एक त्योहार आपसे और पूछा जा सकता है, गरिया पूजा। गरिया पूजा ये कहाँ का त्योहार है? तो गरिया पूजा त्रिपुरा का त्योहार है। त्रिपुरा का एक डांस याद करके जाना, होजागिरी। होजागिरी डांस कहाँ का है? तो दोस्तों होजागिरी डांस त्रिपुरा का है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों त्रिपुरा कब बना था? त्रिपुरा बना था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को बना। और त्रिपुरा 3 ओर से किस देश से घिरा हुआ है? दोस्तों त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है आपका बांग्लादेश से। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 ओर से, यह भी आप याद रखिएगा। तो खर्ची पूजा जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है वो त्रिपुरा का त्योहार है। नेक्स्ट देखें, भारत के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? दोस्तों पशुपति पारस, ये भारत के वर्तमान खाद्य मंत्री हैं, ये आप याद रखें। दोस्तों आपको याद रखना भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, और वो है आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, ये रट के जाना बिल्कुल। और एक खेल मंत्री आप रट के जाना, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं भारत के। और एक आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, बोनालू। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव जो होता है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। बोनालू उत्सव कहाँ का है? तो तेलंगाना का त्योहार है बोनालू उत्सव। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो बोनालू उत्सव है इसके साथ साथ आपका एक त्यौहार और मनाया जाता है तेलंगाना में, वो है आपका बथुकम्मा। बथुकम्मा उत्सव, ये भी तेलंगाना का त्यौहार है। और एक है आपका मेदराम जात्रा। मेदराम जात्रा तेलंगाना का त्यौहार है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी पीरला पडुंगा भी होता है तेलंगाना में। नगोबा जात्रा भी आप याद रखिएगा, नगोबा जात्रा, ये भी तेलंगाना का त्यौहार है। क्लियर हुआ? तो बोनालू उत्सव पूछा गया, तेलंगाना का त्यौहार है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, हरित क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 में मैक्सिको से। तो दुनिया में सबसे पहला देश जहां से हरित क्रांति की शुरुआत हुई वो मैक्सिको था। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना गया है, ये भी आप याद रखें। और भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966-67 में। 1966-67 में। और हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? HYBP। हरित क्रांति को HYBP भी कहा जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये भी आप याद रखें। भारत में जो हरित क्रांति का पहला चरण था उसमें 3 राज्य शामिल थे, पंजाब शामिल था, यूपी शामिल था और हरियाणा शामिल था। तो पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन 3 राज्यों को हरित क्रांति के पहले चरण में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दोस्तों, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है, आप याद रखिएगा दोस्तों। और अगर आपसे पूछे कि सोडियम धातु का मतलब संकेत क्या होता है? दोस्तों सोडियम का संकेत होता है Na, और इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? वो सोडियम है, जिसको आप काट सकते हैं चाकू से। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई 2018 में नई दिल्ली से। और खेलो इंडिया यूथ गेम में 17 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भाग लेते हैं, ये भी आप याद रख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 नई दिल्ली। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया आपसे, कौन सी शताब्दी में भोजताल झील का निर्माण करवाया गया? दोस्तों भोजताल जो झील है ये भोपाल में है, और इसका निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा। 11वीं शताब्दी में किसका निर्माण करवाया गया? तो भोजताल का निर्माण करवाया गया था, और ये भोपाल में है। भोपाल में आपको एक चीज़ याद रख के जानी है, भारत में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन रेगुलेट करता है? दोस्तों भारत में माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करने वाली संस्था भाग है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक बना था। और दोस्तों रिजर्व बैंक का लोगो आप दिख रहे होंगे, ये वाला, इसमें ताड़ का पेड़ है ये, और नीचे आपका बंगाल टाइगर, ये पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, बंगाल टाइगर अंडर पाम ट्री, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, PM स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? दोस्तों PM स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई थी 2020 में 1 जून को। ये योजना क्या कहती है दोस्तों? PM स्वनिधि की फुल फॉर्म है PM वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि।
PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि, इसमें 10,000 रुपये तक का सिक्योरिटी लोन मिलता है और 1200 कैशबैक आप देख रहे होंगे। 7% की ब्याज सब्सिडी होती है इसमें, समय से पहले भुगतान होने पर बड़ा लोन भी मिलेगा आपको। तो ये जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं उनको मतलब स्टार्टअप या उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो ये पूछा गया था आपसे PM स्वनिधि योजना, याद रखना 1 जून 1 जून को दोस्तों हम मनाते हैं दूध दिवस। कभी क्वेश्चन आए कि विश्व दुग्ध दिवस कब होता है, तो विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी दोस्तों? एशियन गेम 2018 की थीम पूछी गई थी, वो थी फील द एनर्जी ऑफ एशिया। फील द एनर्जी ऑफ एशिया एशियन गेम 2018 की थीम थी। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। एशियन गेम सबसे पहली बार एशियन गेम कब हुए थे दोस्तों? सबसे पहली बार 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, ये भी आप याद रखें। 2014 में कहाँ हुए थे? इंचियोन में। 2018 में कहाँ पर हुए दोस्तों? 2018 में हुए थे जकार्ता में। 2018 में जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया में। 2022 के चीन में हुए थे, हंगझो में। 2026 के जो होंगे वो आइची और नगोया शहर, जो जापान का शहर है, यहाँ पर खेले जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये कहीं पूछा जाए। मैंने आपको सारे बता दिए हैं, क्लियर। 2014 के हुए थे कहाँ पर? इंचियोन में। 2018 के हुए थे जकार्ता में, 22 के हंगझो में और 26 के होंगे जापान में, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? शत्रुघ्न सिन्हा ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा के सदस्य हैं और इनकी पार्टी, जिस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है, TMC। दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा याद रखिएगा, खामोश। खामोश किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? तो शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा है खामोश। नेक्स्ट देखें, बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों। बस्तर का विद्रोह हुआ था 1910 में और ये भूमकाल आंदोलन के नाम से भी फेमस है। भूमकाल आंदोलन से कहा जाता है दोस्तों। बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व किया था गुंडाधर और उसके साथी एक दीवान और राजा के चचेरे भाई लाल करेंदर ने। तो ये आप याद रखना, बस्तर का विद्रोह 1910। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया? जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य पूछे गए थे। कोई एक लोक नृत्य आया था, मैंने आपको बता दिया कई सारे। हाफिजा नृत्य है, हिकत, दुमहल, कूद, रौफ और भानपाथे, ये सारे जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं, ये भी आप याद रखना दोस्तों। जम्मू कश्मीर का नया साल रट के जाना, नवरेह। जम्मू कश्मीर का नया साल क्या है? नवरेह। और जम्मू कश्मीर में केसर के बागान होते हैं, इन्हें करेवास कहा जाता है। केसर के बागानों को क्या कहा जाता है? करेवास। और जम्मू कश्मीर में आपको याद है ना, दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में हमने कई सारे शब्द जोड़े। पहला, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हमने जोड़े थे, ये भी आप याद रखने। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में राज्य सूची से 5 विषयों को रखा गया था। इसमें शिक्षा शामिल थी, वन, वजन और माप, वन्य जीवों का संरक्षण और न्यायिक प्रशासन। दोस्तों ये 5 विषय हमने राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में रखे थे। ये आप याद रखना, शिक्षा वाला बहुत आता है एग्जाम में कि शिक्षा कब राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और हमने अनुच्छेद 39 में ये प्रावधान किया कि बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना। तो ये भी आप याद रखना दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के दौरान जब ये सारी चीज़ें हुई तो उस दौरान हमारा PM कौन था? इंदिरा गांधी। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हमने क्या किया था? हमने क्या था? मौलिक कर्तव्यों को शामिल, ये भी आप याद रखिएगा। 42वें संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्लियर। चलिए अगले देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, इसलिए 42वें संविधान के संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक लागू की गई और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास हासिल करना था और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इसकी टाइम पीरियड याद रखना 1969 से 74 और मॉडल क्या था? अशोक रुद्र मॉडल। उद्देश्य है स्थिरता के साथ विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है दोस्तों बिहार है। 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 74.04, ये भी आप याद रखना। पुरुषों की पूछेगा आपसे 82.14, ये भी आप याद रखें। और महिलाओं की पूछेगा 65.46।
65.46% ये महिलाओं की साक्षरता दर थी। इनका अंतर भी आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 42.14 और 65.46 का अंतर जो भी आएगा 16.68 आएगा लगभग। तो ये पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर था। दोस्तों आपको एक जिला भी याद रख के जाना है, सरचिप। 2011 की जनगणना में भारत का कौन सा जिला ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी थी? यहाँ की लगभग 96% आबादी पढ़ी लिखी है, सरचिप। और सरचिप जो जिला है मिजोरम का है। सरचिप जिला मिजोरम का है। ये भारत में सबसे पढ़ी लिखी आबादी वाला जिला था, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस राज्य की साक्षरता है? तो केरल की, सबसे कम बिहार की है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बना था आपका 28 जनवरी 1950 को। दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 33+1, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के 50वें जज कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ ये सुप्रीम कोर्ट के 50वें जज हैं। और पहले कौन थे? हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई? तो भारतीय ओलंपिक संघ बना था 1927 में। ये आप देख रहे होंगे, भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में बना था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। ये रट के जाओ, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट होगा आपके एग्जाम में और आना ही आना है। दोराबजी टाटा, ये क्वेश्चन आप याद रख के जाना कि भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोराबजी टाटा। क्लियर। और अभी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। पीटी उषा, इन्हें पय्योली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। पूरा नाम है पुल्ला उल्ला कांडी थक्के परम्बिल उषा। दोबारा बताऊं, पुल्ला उल्ला कांडी थक्के परम्बिल उषा, पीटी उषा का नाम है। और ये भारतीय ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आज तक के इतिहास में। याद रखना, ओलंपिक संघ ये बना था 1927 में। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। बृहद्रथ, यहाँ पे आप मौर्य वंश के राजाओं का मतलब एक लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहला कौन था? वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अशोक, अशोक का बेटा कुणाल, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालीशुक, फिर देववर्मा, फिर आपका सप्तधन्वा और फिर था लास्ट आपका बृहद्रथ। तो ये आप याद रखिएगा। देखो यहाँ मेन आपके ये 4 बहुत आते हैं एग्जाम में। ऊपर के 4 तो रट लेना कि मौर्य वंश के शासकों का सही क्रम क्या है, और ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर कुणाल, ये आप याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय सीमा, तो वो थी आपकी 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आप याद रखें। और इस योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना था। बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। औद्योगिकरण पर बल दिया गया था इसमें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, ये भी आप याद रखें। एक आपको रट के जाना है, गुजरात का राज्यपाल। गुजरात का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं, ये रट के जाना, बिल्कुल रट लियो उसको। और दूसरा आपको याद रखना है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का कौन है? गुरमीत सिंह राज्यपाल है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट देखते हैं, बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों बाला सरस्वती का संबंध है भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम का एक दूसरा नाम क्या है दोस्तों? वो है आपका सादिर। भरतनाट्यम को सादिर भी कहा जाता है, याद रखना इसके बारे में। सादिर किस नृत्य का नाम है? भरतनाट्यम। और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी है। संगीत नाटक अकादमी ने कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य कहा है? तो वो है आपके 8। नेक्स्ट देखें, कोशिका के केंद्र में क्या क्या होते हैं? दोस्तों कोशिका के केंद्र से कोई प्रश्न था, तो ये जहाँ तक मुझे बताया विद्यार्थियों ने वो यही था कि कोशिका के केंद्र में क्या क्या होते हैं। रिक्तिका एक ऑप्शन में था, वैक्यूल्स, तो रिक्तिका इसमें नहीं होती है, वैक्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते। कोशिका के केंद्र में क्रोमेटिन मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम मिलेगा आपको, और आपका लेमिना मिलेगा, पोर्स मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें वैक्यूल्स वाला जो ऑप्शन था कोई ऐसा, वो आपका गलत जवाब था, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज की थी। और कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने का सही सूत्र क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय आय इसको बोलते हैं एनएनपी। और इसको कैसे निकालते हैं आप? कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देने से जो शेष बनता है उसे राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। और राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब एनएनपी का मतलब ही क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दोस्तों एक पारसी व्यापारी थे, दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी पारसी थे, याद रखना। इन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी और दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए और क्या पूछा गया दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चन। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से है। याद रखना दोनों नृत्य करती है ये सोनल मानसिंह। क्लियर। चलिए अच्छा, यहाँ पे ना जो ओडिसी नृत्य है, इन्होंने ओडिसी नृत्य की शिक्षा किससे ली थी? केलुचरण महापात्रा से। केलुचरण महापात्रा से इन्होंने ओडिसी नृत्य को सीखा था, ये आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को कोलकाता में शुरू की गई थी। यह असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को उनके भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसमें 18 से 40 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो शामिल होते हैं। यह आप याद रखना 18 से 40 वर्ष, क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। नेक्स्ट, दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी, जिसका जो बनी कब थी? 2012 में। 2012 में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें दिल्ली में विधानसभा की। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। ये भी आप याद रखें। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और दिल्ली एनसीआर का भाग कब बनी थी? दोस्तों दिल्ली एनसीआर का भाग बनी थी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और इसके द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। क्लियर हुआ। तो अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों बृहद्रथ की हत्या करके, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग। ये पूछा गया आपसे एग्जाम में। संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है। अगर दोस्तों पूछे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। लिखित संविधान का प्रारूप कहाँ से लिया गया? तो लिखित संविधान का प्रारूप भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को, अच्छा स्वस्थ है यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ पे शस्त्र है, शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था? दोस्तों कौन सा ऐसा अधिनियम था? तो वो था आपका शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के द्वारा लॉर्ड लिटन ने क्या काम किया? यदि कोई भारतीय है तो उसको पहली बात तो हथियार रखने की अनुमति नहीं है। अगर हथियार रखेगा तो लाइसेंस लेगा प्रॉपर, और लाइसेंस जो मिलेगा वो बहुत कठिनाइयों से मिलता था, लेकिन अंग्रेज लोग हथियार रख सकते थे बिना लाइसेंस के। तो ये आप याद रखिएगा। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के द्वारा भारतीयों को एक तो जो हथियार थे उसको रखने के लिए क्या लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अपराधी माने जाएंगे। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। ये इतना जरूर याद है किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 2011 की जनगणना में भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14। 2011 में भारत में पुरुष साक्षरता दर थी 82.14। आपको जनघनत्व रट के जाना है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का जनघनत्व था 2011 में। ये आप रट के जाइएगा बिल्कुल कि भारत का जनघनत्व कितना था। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सीबीएसई का अध्यक्ष कौन बना है? तो दोस्तों सीबीएसई की जो चीफ बनी थी वो बनी थी निधि छिब्बर बनी है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो कोलकाता में है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। डायमंड हार्बर किसे कहा गया है? दोस्तों कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है, याद रखना। कोलकाता का वास्तुकार कौन है? जॉब चार्नोक। कोलकाता का वास्तुकार कौन है? जॉब चार्नोक है कोलकाता का वास्तुकार, ये भी आप याद रखें। दोस्तों आपसे एक स्टेडियम और पूछा जा सकता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। गुजरात का शहर अहमदाबाद में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्लियर है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। एक आपको ग्रीन पार्क भी याद रखे जाना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये यूपी का एक शहर है कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों संघ की अवधारणा जो ली गई है वो ली गई है कनाडा से संघ की अवधारणा ली गई। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट सूची
अवशिष्ट सूची हमने कहाँ से ली है दोस्तों? कनाडा के संविधान से अवशिष्ट सूची ली है, ये भी आप याद रखना। भारत ने जीएसटी मॉडल अपनाया कनाडा का, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों कनाडा की राजधानी ओटावा और कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो ओजोन परत को बचाने के लिए बात करता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा, कनाडा, कनाडा से ली गई संघ की अवधारणा। क्लियर। नेक्स्ट पूछा गया आपसे दोस्तों, यही क्वेश्चन मिले जो पूछे गए हैं आपसे। तो ये सारे क्वेश्चन जो पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में आए थे वो बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है। बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत कि क्वेश्चन फेक हैं कुछ हैं। सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक शायद जो बच्चों ने मुझे बताए हैं तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।